वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। बोर्ड का रिज़ल्ट आने के बाद अब आप सभी लोगों ने फाइनली ये डिसाइड कर ही लिया होगा कि आप सभी लोग कौन सी स्ट्रीम में एडमिशन ले रहे हो और आपको किस तरह से पढ़ाई करनी है। आप सभी लोगों को बता दूं कि मैं 11th क्लास के रसायन की कुछ मूल अवधारणाओं के बहुत सारे वीडियो आपको अपलोड कर चुका हूँ। ये मैं मूल अवधारणा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं इसमें डिटेल्ड के साथ आपको वीडियो डाला हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको 9th-10th लेवल में पढ़ लेनी चाहिए थी, बट किसी वजह से आपने नहीं पढ़ी होंगी। तो उम्मीद है आप सभी लोगों ने वो वीडियो क्रम से देख लिए होंगे। मैंने आपको ये भी बताया था कि हम सभी लोग परमाणु संरचना को भी पढ़ रहे हैं साथ साथ में। परमाणु संरचना के मैं बहुत पहले इट मीन्स लगभग गर्मियों में जून के टाइम पर मैं लगभग 14 वीडियो इसके डाल चुका हूँ। तो उन सभी वीडियो को मैं रीलोड कर रहा हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो आप सभी लोग उन वीडियो को क्रम से देखते चलें, जो देख चुके हैं वो रिवीजन कर लें, क्योंकि इस चैप्टर के ठीक बाद हम परमाणु संरचना में जो हम पढ़ चुके हैं उसके आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी लोग वो वीडियो देख लेंगे। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, वो है केमिकल इक्वेशन, जिसको हम बोलते हैं रासायनिक समीकरण। देखो, सभी लोगों ने रासायनिक समीकरण बहुत सारे पढ़े होंगे। आप लोगों ने देखा होगा रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, एक स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है। तो कई सारी चीज़ें आपने नाम सुन रखे होंगे। आज मैं बिल्कुल बिगिनिंग से और आपको टॉप तक ले जाने वाला हूँ। अब बस ध्यान से समझिए। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि रिएक्शन जब होती है तो क्या होता है, मतलब रिएक्शन कैसे होती है। तो आप याद रखिए कि जैसे थोड़ी देर के लिए मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। मैंने लिया हाइड्रोजन H2, मैंने इस तरह लिख दिया। H और H के बीच में बॉन्ड है, Cl2, Cl और Cl के बीच में बॉन्ड है। इनकी रिएक्शन से क्या बन गया, HCl। ठीक है। तो देखो रिएक्शन कैसे होती है, तो आप याद रखिएगा जो रिएक्शन करते हैं उसको हम बोलते हैं अभिकारक, रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो बनता है उसको बोलते हैं उत्पाद। ठीक है, ये हमने एक एग्जाम्पल लिया। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने H2 की रिएक्शन O2 से कराई, हाइड्रोजन की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराई। कैसे कराई वो हम कंडीशन की बात नहीं कर रहे हैं, और हमने देखा कि यहाँ H2O बन गया। तो ये जो हमने रिएक्शन कराई है ये क्या है, अभिकारक हैं, और जो बना है वो उत्पाद है, प्रोडक्ट है। ठीक है। एक और हम ले लेते हैं नाइट्रोजन N2। इसकी रिएक्शन हमने किससे कराई, हाइड्रोजन से, और हमने बनाया NH3। अब कुछ बच्चे ये पूछ रहे होंगे, सर आपने यहाँ एक बॉन्ड लगाया, यहाँ 2 बॉन्ड लगाए, यहाँ 3 बॉन्ड लगाए, तो हम कैसे याद रखेंगे। बेटा आप सब सीखोगे, हम आपको एक ही चीज़ें सिखाएंगे, मगर देखो शुरुआत करने के लिए कुछ तो पता होना चाहिए आपके लिए। ठीक है। वैसे तो 10th इसीलिए आप पास करके आए हो कि कम से कम ये बेसिक चीज़ें आप जान सको। मान लो नहीं जानते हो तो हम आगे सिखाएंगे, केमिकल बॉन्डिंग हम आपको सिखाएंगे, तब आपको बताएंगे सिंगल बॉन्ड कब आता है, डबल बॉन्ड कब आता है और ट्रिपल बॉन्ड कब आता है। फिलहाल आप मान लो कि हाँ ये चीज़ आप जानते हो। तो देखो जो रिएक्शन होती है, रिएक्शन में क्या होते हैं, बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड क्या होते हैं, बनते हैं। मतलब पदार्थों के मध्य अभिक्रिया अगर हो रही है तो पुराने बंध टूटेंगे और नए बंध बनेंगे। उसको हम बोलते हैं कि ये रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। और रासायनिक अभिक्रिया में जो यौगिक आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं उनको सूत्रों के माध्यम से लिखते हुए अगर हम एक समीकरण का रूप दे दें तो उस समीकरण को हम क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण। तो ये रासायनिक समीकरण हमने लिख रखे हैं। ठीक है। हाइड्रोजन की रिएक्शन क्लोरीन से हुई, HCl बना। जो रिएक्शन करता है उसको बोलते हैं अभिकारक, जो बनता है उसको बोलते हैं उत्पाद। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि कई सारे टर्म होते हैं जो आप रिएक्शन में देखते हो। मैं वो टर्म लिख रहा हूँ, जैसे
N2 लिखा है, उसके आगे लिखा रहता है G। हाइड्रोजन है तो उसके आगे लिखा है G। कार्बन है तो उसके आगे लिखा है S। आपको लिखा हुआ है सपोज दैट NaOH और आगे लिखा है AQ। ठीक है, कभी कभी आप देखते हो PbSO4 और ऐसे एरो बना रहता है। ठीक है, आपको लिखा रहता है COOHL। ठीक है, ये टर्म आपको कुछ दिखाई देते हैं। कभी कभी आपको ऐसा दिखता है कि H2 रिएक्शन करता है नाइट्रोजन से, अमोनिया बनता है। इसमें एरो के ऊपर कुछ लिखा रहता है प्लेटिनम सपोज इट। ठीक है, या ऐसे लिख दो आयरन / मोलिब्डेनम, और यहाँ लिखा रहता है टेम्परेचर, हाई प्रेशर, मतलब कुछ भी रहेगा, प्रेशर रहेगा। मान लो हम मान लेते हैं यहाँ पे 5 to 10 atm एंड 400 डिग्री सेंटीग्रेड, अप्रोक्सीमेट लिख दिया मैंने, रैंडमली लिख दिया कोई। तो देखो ये रिएक्शन में ये जो टर्म्स होते हैं, इन टर्म्स के मतलब आपको आते होंगे और नहीं आते होंगे तो अब से आने चाहिए। देखो हमारे अभिकारक हैं, हमारे उत्पाद हैं। हमारे अभिकारक और उत्पाद की भौतिक अवस्थाएं अलग अलग हो सकती हैं। वो ठोस भी हो सकते हैं, वो द्रव भी हो सकते हैं, वो गैस भी हो सकते हैं। तो अगर हम अपने समीकरण में अभिकारकों के आगे ब्रैकेट में S लिखते हैं तो S का मतलब सॉलिड, L लिखते हैं मतलब लिक्विड, और G लिखते हैं तो गैस। तो ये जो L, G और S लिखा हुआ है ये हमको बताता है गैस, सॉलिड और लिक्विड को। कर लोगे? और ये जो AQ है, AQ का मतलब होता है जलीय विलयन। जैसे हमने NaOH लिया, उसको जल में घोल दिया तो वो बन गया जलीय विलयन। अगर हम ऐसे लिखें NaOH के आगे लिख देंगे AlC, तो इसका मतलब होता है एल्कोहलिक विलयन। हमने एल्कोहल लिया, उसमें NaOH को घोल दिया तो जो बना वो क्या हो गया, एल्कोहलिक सॉल्यूशन। तो अगर NaOH के आगे AQ लिखा है, इसका मतलब NaOH को हमने जल में घोला है, तो जलीय विलयन को क्या लिखते हैं, NaOH AQ। अगर NaOH के आगे AlC, NaOH नहीं कोई भी पदार्थ हो सकता है, मान लो X है, उसके आगे लिखा है AQ, तो इसका मतलब ये है कि X का जलीय विलयन। हमने लिखा कोई पदार्थ Y है, उसके आगे लिखा AlC, तो इसका मतलब उसका एल्कोहलिक सॉल्यूशन। कर लोगे ना? तो ये टर्म आपको पता चल गए कि अगर ब्रैकेट में S लिखा है तो ठोस अवस्था, ब्रैकेट में L लिखा है तो लिक्विड स्टेट, ब्रैकेट में G लिखा है तो गैसियस स्टेट। ये अभिकारक की स्टेट हो सकती है और उत्पाद की भी हो सकती है। अगर कुछ अभिकारकों के आगे AQ लिखा है मतलब उस अभिकारक को जल में घोलकर जलीय विलयन बनाया है। अगर उस अभिकारक के आगे AlC लिखा है तो इसका मतलब उस अभिकारक को या उस उत्पाद को एल्कोहल में घोल करके तैयार किया है, मतलब वो एल्कोहलिक सॉल्यूशन है। ठीक है, तो कभी कभी देखा होगा कि जैसे थोड़ी देर के लिए हम माने कि जिंक की रिएक्शन हमने H2SO4 से करा दी, तो हमने देखा कि ZnSO4 बन गया और H2 और आगे ऐसे एरो बना दिया। तो एरो ऊपर बनाने का मतलब है कि ये गैस है, निकल रही होगी, बाहर चली जाएगी, इसलिए गैस को हम क्या बनाते हैं, ऊपर का चिन्ह लगाते हैं। एरो ऊपर लगा दिया, इसका मतलब गैस होगा, तभी वो ऊपर निकल रहा है। एक जैसे रिएक्शन लिखी बेरियम क्लोराइड, इसमें रिएक्शन लगाई हमने H2SO4 की, हमने देखा कि एक पदार्थ बना BaSO4 और 2HCl, हमने BaSO4 में नीचे एरो लगा दिया। तो ये नीचे एरो लगाने का मतलब है अवक्षेप, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं PPT, प्रेसिपिटेट। तो PPT या अवक्षेप नीचे बैठ जाता है, अघुलनशील होने वाला पदार्थ होगा। रिएक्शन में बनने वाला कोई पदार्थ अगर घुलनशील नहीं है तो वो नीचे की तरफ बैठेगा, और नीचे बैठने वाले पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, अवक्षेप बोलते हैं। कर लोगे? तो देखो आपने कई सारी चीज़ें सीख ली कि अभिकारक हों या उत्पाद हों, अगर इसकी हम भौतिक अवस्था लिखेंगे तो हमें 3 टर्म लिखने पड़ेंगे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अभिकारक और उत्पाद अगर ऐसे हैं जिसको हमने जल में घोल कर बनाया है या एल्कोहल में घोल के बनाया है, तो ब्रैकेट में AQ लिखेंगे और ब्रैकेट में AlC लिखेंगे। ठीक है, अब अगर मानो कि कोई उत्पाद ऐसा बना, रिएक्शन हमने कराई और कुछ उत्पाद ऐसा बना जो उत्पाद गैस में था, तो गैस का एरो हमेशा ऊपर लगाते हैं, मतलब वो बाहर निकल रहा है, ऐसा कहते हैं। और अगर हमने कोई ऐसा उत्पाद बनाया जो अघुलनशील था, वो नीचे बैठ गया,
तो उसको हम बोलते हैं कि अवक्षेप बना। अवक्षेप का एरो कहाँ लगाते हैं? नीचे की तरफ लगाते हैं। अगर हमारी कोई रिएक्शन है तो उस रिएक्शन में कोई उत्प्रेरक होगा, अगर मान लो, तो एरो के ऊपर लिखा जाता है। ये जो एरो के ऊपर लिखा है ये क्या है? उत्प्रेरक है। उत्प्रेरक क्या होते हैं? ये सब आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो फिर हम 12th में डिटेल में सिखाएंगे। उत्प्रेरक क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो नहीं लेते हैं किंतु अभिक्रिया के वेग को बढ़ा सकते हैं अथवा घटा सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उत्प्रेरक। तो अगर कोई उत्प्रेरक है या उत्प्रेरक जैसा कुछ है तो उसको हम कहाँ लिखते हैं? एरो के ऊपर। कोई रिएक्शन हाई टेम्परेचर पर हो रही है, उच्च तापमान पर हो रही है, उच्च दबाव पर हो रही है, तो ये एरो के कहाँ लिखा जाता है? नीचे की तरफ लिखा जाता है। कोई रिएक्शन है जैसे ए से बन रहा है B+C, इस रिएक्शन में हमने कहा गर्म किया तो हम नीचे एक त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज का मतलब है इसमें हम ए को गर्म कर रहे हैं। तो ये रिएक्शन में इस्तेमाल होने वाले टर्म्स थे जो आपको आने चाहिए। तो देखो, एरो के इस तरफ अभिकारक, एरो के उस तरफ उत्पाद, एरो के ऊपर उत्प्रेरक, एरो के नीचे तापमान और प्रेशर। अगर एरो में उत्प्रेरक नहीं है तो कोई बात नहीं, हटा दो। तापमान प्रेशर नहीं है, चलो वो भी हटा दो। अगर ऐसा एरो लगा हुआ है इसका मतलब हमने इसको गर्म कर दिया है, तो B और C बन गया। अगर ये ब्रैकेट में G लिखा है, ब्रैकेट में S लिखा है, ब्रैकेट में L लिखा है, तो इसका मतलब उसकी वो भौतिक अवस्था है। ब्रैकेट में AQ या ब्रैकेट में ALC लिखा है, इसका मतलब उस पदार्थ को हमने जल में घोला है तो AQ लिखेंगे, और अल्कोहल में घोला है तो अल्कोहलिक लिखेंगे। ठीक है। अब रिएक्शन में कभी कभी ऐसा एरो रहता है और कभी कभी रिएक्शन इस तरह से रहती है, दोनों तरफ एरो रहता है। जैसे H2 और I2 इनकी रिएक्शन कराएं तो आप देखोगे कि ये एरो दोनों तरफ रहता है, 2HI बनता है। तो जब रिएक्शन एक तरफ होती है तो इसको हम क्या बोलते हैं? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। और जिसमें दोनों तरफ होता है, मतलब अभिकारक से उत्पाद भी बनते हैं और उत्पाद से अभिकारक भी बनते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। ठीक है। हमने आपसे बोला कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या होता है, तो आपने कहा रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थों में आपस में रिएक्शन होती है जिससे पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं। रिएक्शन हो गई। यौगिकों को, तत्वों को उनके सूत्रों के रूप में लिखो, इंडिकेट करो, और एक समीकरण का रूप दे दो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण से हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। वो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने लिख दी है। एक इन्फॉर्मेशन और होती है कि देखो, जैसे हमने कहा A+B की रिएक्शन कराई, C बना और प्लस निकला हुआ है ऊर्जा, मतलब इसमें ऊर्जा निकल रही है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमने X की रिएक्शन यहाँ पे कर देना है, हमने X की रिएक्शन Y से कराई तो Z बन गया और लिखा है माइनस ऊर्जा। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो रिएक्शन जब कराते हैं तो ऊर्जा निर्गत करते हैं, उसमें से ऊर्जा निकलती है, और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिसकी रिएक्शन कराते हैं तो ऊष्मा अवशोषित होती है। दोनों चीज़ें हैं। तो अगर कोई रिएक्शन ऐसी है जिसमें ऊष्मा अवशोषित हो रही है तो उसको हम बोलते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया, और जिसमें ऊष्मा निकलती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ये रिएक्शन की इन्फॉर्मेशन है। कोई रिएक्शन अगर हमको दी है तो उस रिएक्शन को देख करके हम कई सारी चीज़ें पता लगा सकते हैं। वो सारी चीज़ें कौन सी हैं वो सब हमने आपको बता दी। कभी कभी यहाँ प्लस ऊर्जा और माइनस ऊर्जा नहीं दिया रहता, इस तरह से नहीं लिखा रहता है। कभी कभी इस तरह से लिखा रहता है कि X की रिएक्शन Y से कराई, Z बना, और कॉमा लगा के लिख दिया डेल्टा H बराबर 5 किलो जूल प्रति मोल, ऐसा लिख दिया। डेल्टा H बराबर कितना है? 5 किलो जूल। तो ये जो डेल्टा H है ये होता है एंथैल्पी परिवर्तन। क्या होता है? एंथैल्पी परिवर्तन। एंथैल्पी परिवर्तन से हम वो समीकरण निकाल सकते हैं। मतलब जैसे आपको ये दिया है x + y बराबर z और कॉमा लगा के दिया है डेल्टा H बराबर 5 किलो जूल पर मोल, तो हम देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं x + y बराबर z, यहाँ 5 है तो -5.0 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब ये -5 जब जाएगा इस तरफ तो क्या हो जाएगा? x + y
प्लस 5 बराबर z। इसका मतलब x प्लस वाई ने 5 किलो जूल ऊष्मा ग्रहण कर ली, तो क्या बन गया, z बन गया। इसका मतलब ऊष्मा ग्रहण कर ली मतलब ऊष्मा अवशोषित कर ली, मतलब ये अभिक्रिया कैसी है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। तो कहने का मतलब जिस अभिक्रिया के लिए डेल्टा H का मान धनात्मक होता है वह अभिक्रिया कैसी होती है, ऊष्मा शोषी होती है। और अगर मान लो ये डेल्टा H का मान माइनस में होता तो हम सवाल में क्या लिखते हैं, यहाँ प्लस लिखते, तो हम क्या लिखते हैं, x प्लस वाई ने रिएक्शन करी तो z बना और प्लस 5 एनर्जी निकल गई, तो प्लस 5 एनर्जी निकल गई, निकलने का मतलब है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। तो अगर डेल्टा H का मान ऋणात्मक है, नेगेटिव है, तो यह अभिक्रिया कैसी है, ऊष्मा क्षेपी। और अगर डेल्टा H का मान कैसा है, धनात्मक है, तो यह अभिक्रिया कैसी हो गई, ऊष्मा शोषी। तो हमें रिएक्शन में बहुत सारी चीज़ें दी होती हैं, ठीक है। अब हम एक रिएक्शन पूरी लिख रहे हैं, उस रिएक्शन को आप समझिएगा, ठीक है। हमने एक रिएक्शन पूरी लिखी है, आप उसको समझना। हमने लिखा कि कार्बन है, ठीक है, ये सॉलिड है, इसकी रिएक्शन हमने ऑक्सीजन से कराई है, तो ऑक्सीजन गैस है, रिजल्ट में CO2 बना और कॉमा लगा के लिखा है डेल्टा H बराबर -94.2 किलो जूल प्रति मोल, ठीक है, ये दिया हुआ है। हमने कहा इस रिएक्शन का क्या मतलब हुआ, तो आप बोलोगे कार्बन ठोस अवस्था में था, इसने ऑक्सीजन के साथ, सॉरी यहाँ पे लिखना भूल गया, यहाँ ऑक्सीजन के साथ गैस अवस्था में गर्म किया, मतलब कार्बन को हमने ऑक्सीजन के साथ या ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म कर दिया। तो कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया तो क्या बना, CO2 गैस बनी और इस रिएक्शन में ऊष्मा निकली। आप खुद बताओ, ऊष्मा निकली, डेल्टा H बराबर माइनस है, तो इस तरफ लिखोगे तो कैसे लिखोगे, C प्लस O2 ऐसे लिखोगे, C ब्रैकेट में सॉलिड प्लस O2 गैस बराबर क्या बनेगा, CO2 प्लस 94.2 किलो जूल। इसका मतलब प्रति मोल लिख देना। इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन ने ऑक्सीजन से रिएक्शन करी तो क्या बना, CO2, और इतनी ऊर्जा निकल गई। तो इसका मतलब ये रिएक्शन जो है वो कैसी रिएक्शन है, तो आप बोलोगे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। इसमें ऊष्मा देखो निकल रही है, डेल्टा H का मान क्या है, ऋणात्मक है, तो डेल्टा H का मान ऋणात्मक होता है तो अभिक्रिया कैसी होती है, ऊष्मा क्षेपी। या तो अभिक्रिया को इस तरह से लिख दो या अभिक्रिया को इस तरह से लिख दो। आगे तक जब आप केमिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको इस तरह से अभिक्रियाएं लिखी हुई दिखाई देंगी, तो आप बेहतर होगा इसी तरह से सीख लो कि जिस अभिक्रिया के लिए डेल्टा H का चिन्ह ऋणात्मक होता है वो ऊष्मा क्षेपी, और जिसके लिए डेल्टा H का चिन्ह धनात्मक होता है वो अभिक्रिया कैसी होती है, ऊष्मा शोषी होती है। तो अब आप एक रिएक्शन को देख करके ये पहचान सकते हो कि रिएक्शन में अभिकारक किस अवस्था में है, उत्पाद किस अवस्था में है, उत्प्रेरक कौन सा लिया है, तापमान और दाब कितना लिया है, अभिक्रिया उत्क्रमणीय है अथवा अनुत्क्रमणीय है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक रिएक्शन के माध्यम से मिल जाती है, कोई दिक्कत तो है नहीं है। तो रिएक्शन क्या होती है और रिएक्शन से क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है ये तो हमने सीख लिया। अब हम आगे देखते हैं रिएक्शन में। देखो रिएक्शन में हम आगे देखें उससे पहले हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं। अब आप बताइए, हमारा क्वेश्चन है द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है, ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है। तो आपका आंसर क्या होता है कि द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है, ठीक है, द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही हम उसको नष्ट कर सकते हैं। अब थोड़ी देर के लिए सोचो, हमने एक रिएक्शन ली H2 हाइड्रोजन की रिएक्शन हमने किससे कराई, क्लोरीन से कराई, तो क्या बन गया, HCl बन गया। कहोगे सर आप ऐसे लिखना ज़रूरी है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे नहीं लिखना चाहते हो तो दूसरे तरीके से लिख दो, H2Cl2 बराबर HCl, ठीक है, ऐसा देख सकते हो, ये लिख दिया। हम एक और इक्वेशन लिख रहे हैं, H2 की रिएक्शन हमने O2 से कराई तो हमने क्या बना दिया, H2। हमने एक और इक्वेशन लिखी, N2 की रिएक्शन H2 से कराई तो क्या बन गया, NH3, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप बताओ H का परमाणु भार कितना होता है, 1 होता है, तो बताओ यहाँ 2 H हैं तो इसका मतलब 2 × 1। क्लोरीन का कितना होता है 35.5, तो 2 × 35.5। तो बताओ अभिकारक का जोड़ कितना आया, 2 हाइड्रोजन का द्रव्यमान हो गया
और क्लोरीन का कितना हो गया 71, इन दोनों को जोड़ा तो कितना हो गया 73। और उत्पाद में देखो एक H है और एक Cl है, इसको जोड़ा तो कितना हो गया 36.5। यहाँ देखो, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, इसका मतलब H का द्रव्यमान 2 हो गया और ऑक्सीजन का होता है 16, तो HO का हो गया 32। इनको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 34। और राइट आउटपुट में देखोगे, सॉरी 32 2 34, ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा H का हो जाएगा 2 H है और एक ऑक्सीजन है, तो कितना हो जाएगा 18। नाइट्रोजन का कितना होता है 14, तो कितना हो गया 28। हाइड्रोजन का 2, इनको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 30। और प्रोडक्ट में कितना हो जाएगा 14 + 3 × 1 दैट इज़ 17। देखो हमने ये क्यों लिखा, आप समझना थोड़ा सा। हमने कोई रिएक्शन कराई तो रिएक्शन में हमारे अभिकारकों का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा और उत्पाद का भी द्रव्यमान होगा। और हमने अभी अभी क्या बोला कि द्रव्यमान ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जितना द्रव्यमान अभिकारक का होगा उतना ही द्रव्यमान हमें किसका बनाना पड़ेगा, उत्पाद का बनाना पड़ेगा। अब आप बताओ, अगर H2 + Cl2 = HCl ये लिखा, तो अभी तो द्रव्यमान अभिकारक का कितना था 73 और उत्पाद का कितना है 36.5। अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो अब आप बताओ 36.5 × 2 करोगे तो कितना हो जाएगा 73। मतलब अभिकारक का भी द्रव्यमान 73 और उत्पाद का भी द्रव्यमान क्या हो गया 73। सेम चीज़ यहाँ देखो, H2 + O2 = H2O बना हुआ है। अगर हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ 2 की जगह कितना हो जाएगा 4 और 32 में जब 4 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 36। और अगर हम यहाँ 2 से गुणा कर दें तो 18 में 2 से गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 36। तो आप देखो कि अगर हम यहाँ से 2 से गुणा करें, यहाँ 2 से गुणा करें तो हमारे अभिकारकों का द्रव्यमान और उत्पाद का द्रव्यमान क्या हो गया, बराबर हो गया। सेम चीज़ यहाँ पर है कि N2 और H2 में अगर हम 3 से गुणा करें तो आप कहोगे सर आपको कैसे पता चला। अभी हम बता नहीं रहे हैं, अभी हम आपको सिखा रहे हैं कि देखो करें गुणा तो क्या हो जाएगा। तो 3 × 2 कितना हो जाएगा 6। 2 की जगह अगर हम 6 लिखेंगे तो 28 और 6 को जोड़ोगे जो कितना हो जाएगा 34। और अगर यहाँ 2 से गुणा कर दो तो 17 × 2 करोगे तो कितना हो जाएगा 34। इसका मतलब इस रिएक्शन में अगर हम H2 की जगह 3H2 लिखें और NH3 की जगह 2NH3 लिखें तो हमारे अभिकारकों का द्रव्यमान और उत्पाद का द्रव्यमान क्या हो गया, बराबर हो गया। द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन हो गया। तो बताओ ये आपको कुछ एक संख्याओं से गुणा करना पड़ा ना, इसका मतलब अभिक्रिया को क्या करना पड़ा, संतुलित करना पड़ा। तो कोई अगर पूछता है कि अभिक्रिया को संतुलित करने से किस नियम का पालन होता है, तो याद रखना कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम का हमें पालन करना है, इसलिए हमें रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करने की आवश्यकता होती है। अब संतुलित किया कैसे जाता है वो बात की चीज़ है। हमारा केवल सिंपल क्वेश्चन है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में बॉन्ड पुराने वाले टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं, तब जाकर के कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है। रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक हों या उत्पाद हों, उनके सूत्रों को लिखते हुए अगर एक समीकरण का रूप दे दिया जाए तो बनने वाले समीकरण को हम क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण में हम अभिकारकों का द्रव्यमान निकालते हैं, उत्पादों का द्रव्यमान निकालते हैं। अगर दोनों तरफ अभिकारकों और उत्पादों का द्रव्यमान बराबर है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि वो द्रव्यमान बराबर नहीं है तो उसको बराबर करने के लिए हम कुछ संख्याओं से उसमें गुणा करके उस अभिक्रिया को क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। तो अगर कोई पूछता है कि रासायनिक अभिक्रिया को हम संतुलित क्यों करते हैं, तो उसका आंसर क्या होता है कि हम द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करना चाहते हैं, इसलिए हम रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे करते हैं। तो देखो अभी आपने क्या सीखा, रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या हैं, रासायनिक अभिक्रिया से हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, अनुत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय, उत्प्रेरक, उच्च ताप, उच्च दाब, सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक्वस, जलीय विलयन या फिर एल्कोहलिक विलयन, ये सब चीज़ें इन्फॉर्मेशन उससे मिलती हैं। और रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करने की आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि हमें द्रव्यमान संरक्षण का नियम अप्लाई करना है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करना है, इसलिए हम रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करते हैं। देखो रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के कई सारे मेथड होते हैं। ले दे करके जो मेथड हम लोगों को पढ़ना है वो होता है हिट एंड ट्रायल मेथड, जिसको हम बोलते हैं अनुमान विधि। अनुमान विधि में हम अभिकारक को देखते हैं, उत्पाद को देखते हैं और कुछ संख्याओं से गुणा करके सोचते हैं कि यहाँ किससे गुणा करें, यहाँ किससे गुणा करें, और फिर हमारा रिएक्शन क्या हो जाता है, संतुलित हो जाता है। हिट एंड ट्रायल मेथड कहलाता है। इसी मेथड से हम सिंपल केमिकल रिएक्शन को संतुलित करते हैं। आगे
रिएक्शंस जब धीमे धीमे करके कठिन होती जाएंगी तो कहोगे कि हम इनको अनुमान विधि से सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर उनको धीमे धीमे करके हम आगे लेवल पर कुछ दूसरे मेथड्स भी सिखाएंगे जिससे आप रिएक्शंस को और बेहतर तरीके से संतुलित कर पाओगे। बट अभी 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपको केवल और केवल एक विधि सिखा रहे हैं, अनुमान विधि से रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे करते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ एक इक्वेशन के माध्यम से उस पर अनुमान विधि कैसे लगाते हैं। तो देखते हैं। देखो, हिट एंड ट्रायल मेथड या जिसको बोलते हैं अनुमान विधि से रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना, ठीक है। देखो सिंपल चीज़ें हैं, आप जल्दी जल्दी करना सीख जाओगे। जैसे हमने एक इक्वेशन लिखी Mg3N2, इसका नाम है मैग्नीशियम नाइट्राइड। इसकी रिएक्शन हमने जल से कराई, हमको मिला मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और साथ में मिला अमोनिया गैस। हमारा क्वेश्चन है इस रिएक्शन को संतुलित करो। तो देखो करते क्या है, आपको एटम्स देखने हैं, परमाणु देखने हैं लेफ्ट साइड में, मतलब अभिकारक साइड में, और परमाणु देखने हैं उत्पाद के साइड में। हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को कोशिश करेंगे कि बाद में लें, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बाद में लेने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा जो कुछ दिया है उसको हम पहले संतुलित करेंगे। तो देखो मैग्नीशियम कितने हैं, 3 लेफ्ट साइड में, यहाँ कितने हैं 1, हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। मैग्नीशियम अब यहाँ 3 हो गए, यहाँ 3 हो गए। यहाँ नाइट्रोजन देखो 2 है और यहाँ नाइट्रोजन 1 है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो नाइट्रोजन भी हमारे 2 हो गए। अब ऑक्सीजन को चेक करो, यहाँ कितने ऑक्सीजन है, 2 होल ट्वाइस है ना, तो इसका मतलब 2 ऑक्सीजन तो ये है, और आगे 3 से गुणा है, तो 3 गुणा 2 कितना हो गया, 6 ऑक्सीजन। तो यहाँ हम किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 6 से। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, H कितने हो गए 12, और यहाँ H कितने हैं, होल ट्वाइस है तो 2 गुणा 3 6 H तो ये है, और 3 गुणा 2 6 H ये हैं, तो टोटल कितने हो गए 12 H। समझ में आ रहा है? देखो दोबारा से देखो एक बार, समझना इसे ध्यान से, आप पेशेंस रखना, गलती मत करना। हमारा क्वेश्चन है मैग्नीशियम कितने हैं 3, आप यहाँ देखो कितने हैं, तो आप बोलोगे 1 है, तो हमने कहा 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। मैग्नीशियम संतुलित। नाइट्रोजन कितने हैं 2, यहाँ कितना नाइट्रोजन है 1, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, नाइट्रोजन 2 हो गए। अब ऑक्सीजन को देखो, अब बताओ ऑक्सीजन यहाँ कितना है, तो यहाँ कहोगे होल ट्वाइस का मतलब 2 ऑक्सीजन तो ये है, और 2 के आगे 3 से गुणा है तो 6 ऑक्सीजन है, यहाँ कितने से मल्टीप्लाई कर दो 6 से, तो 6 ऑक्सीजन यहाँ हो गए, 6 यहाँ हो गए। अब H देखो यहाँ कितने हैं 12, 6 गुणा 2 12 है, और यहाँ कितना है 2 गुणा 3 6 H तो ये है, और 6 H ये है। देखो होल ट्वाइस में 2 H होगा और 3 से गुणा है, तो 12 H यहाँ है और 12 H यहाँ है, तो इसका मतलब ये हमारा संतुलित हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमने आपसे बोला ZnCl2 प्लस NaOH बराबर ZnOH का होल ट्वाइस प्लस NaCl। ये हमारा एक क्वेश्चन, हमने कहा इसको संतुलित कर दो। तो आपने क्या बोला, Zn 1 है, यहाँ Zn 1 है, चलो बढ़िया बात है। आपने कहा Cl 2 है, यहाँ Cl 1 है, तो आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, Cl 2 हो गया। अब देखो यहाँ 2 Na है, यहाँ 1 Na है, आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ऑक्सीजन देखो 2 है, और यहाँ पर भी देखो 2 है, 2 हाइड्रोजन है, मीन्स 2 हाइड्रोजन है, संतुलित हो गया। तो इस तरह से ये आपने ये संतुलित कर दिया, ये संतुलित कर दिया। ऐसे ही एक समीकरण हम और ले लेते हैं। सपोज दैट हमने ले लिया Ca3P2 प्लस H2O बराबर CaOH का होल ट्वाइस प्लस PH3 गैस, ठीक है। एक इक्वेशन और ले लिया हमने, NH4Cl प्लस CaOH का होल ट्वाइस बराबर NH3 गैस प्लस CaCl2 प्लस H2O। ये हमने इक्वेशन लिखी, हमने कहा संतुलित करो। तो ध्यान रखना, पेशेंस के साथ क्वेश्चन करना है। अनुमान विधि से सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं, आपको बता दिया हमने। अनुमान विधि से केवल अनुमान लगा के हम सिंपल केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। 11th लेवल में आप पहले धीमे धीमे पढ़िए, सिंपल केमिकल रिएक्शन धीमे धीमे ही कठिन होगी, और कठिन होने में आपको खुद पता चल जाएगा। बट स्टार्टिंग ही नहीं जानोगे तो फिर आप कैसे कठिन क्वेश्चन को कर पाओगे। तो देखो यहाँ पर कैल्शियम कितना है 3, यहाँ कैल्शियम कितना है 1, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। फास्फोरस कितना है 2, यहाँ 1 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ऑक्सीजन देखो तो 2 गुणा 3
छः ऑक्सीजन है, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। H कितना है 12, 6 यहाँ से हो गया, 6 यहाँ से होगा, 12 संतुलित हो गया। नेक्स्ट देखो NH4Cl प्लस CaCl2 बराबर NH3। देखो एक N है, एक N है, ठीक है, बढ़िया बात है। आप बोलोगे क्लोरीन को देखो, तो क्लोरीन देखो यहाँ एक है और यहाँ कितना क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है, तो आपने क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। भाई क्लोरीन यहाँ 2 है और यहाँ कितना था, 1 था, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आप बोलोगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो N तो 2 हो जाएगा, ठीक है। N अगर 2 हो जाएगा तो N को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो N संतुलित हो गया। अब देखो Ca को देखो, 1 है, यहाँ Ca 1 है, बढ़िया बात है, क्लोरीन 2 हो गया। अब ऑक्सीजन का नंबर आता है, ऑक्सीजन कितना है, 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 1 ऑक्सीजन है, तो आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब H को देखो, यहाँ कितना हो गया, 4 और 6, 4 10 हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया, 4 दूना 8 और 2 ये है 10। ये हमारा समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। कर लोगे ना ऐसे। तो इस तरीके से इन रिएक्शंस को संतुलित किया जाता है। देखो संतुलित करने के लिए हम जितने क्वेश्चन करा लें उतने आपके लिए कम पड़ेंगे। आप तो नॉर्मली क्वेश्चन को उठाओ और संतुलित करने के लिए कोशिश करो। अनुमान विधि में यही होता है कि हम इधर चेक करते हैं, इधर चेक करते हैं, और कुछ गुणांकों में संख्याओं से गुणा करते हैं, और गुणा करके फिर चेक करते हैं कि इधर के एटम और इधर के एटम बराबर हुए या नहीं हुए। अगर बराबर हो गए तो समीकरण संतुलित हो गया, और बराबर नहीं हुए तो फिर कोशिश करते हैं। कोशिश करते रहोगे तो आपको ये चीज़ें आती रहेंगी। तो हमने समीकरण को संतुलित करना सीख लिया। अब जो हम टॉपिक कल पढ़ाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है रस समीकरण मिति, जिसको बोलते हैं स्टोइचियोमेट्रिक गुणांक वगैरह, और बहुत सारा मूल कॉन्सेप्ट उस पर डिस्कस करेंगे। इसलिए अब जो आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा उसको गैप मत कर देना, क्योंकि उससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन नीट में, मेडिकल एग्जामिनेशंस में, इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन में, और बहुत सारे वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे ही जाने हैं और पूछे जाते हैं। हर साल एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो इसके बाद का वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उस वीडियो में हम जो कुछ भी पढ़ाएंगे वहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी संतुलित रासायनिक समीकरणों की। वो संतुलित रासायनिक समीकरण हम कैसे याद करेंगे, कैसे संतुलित करेंगे और कैसे उस पर अप्लाई करेंगे, वो उस सब वीडियो में बताया गया है। उम्मीद है आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अपने दोस्तों तक इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए। उम्मीद है आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच। अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू वंस अगेन।